सुस्ता सीमा विवाद, दूसरा विवाद। सुस्ता सीमा विवाद भी भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख पुराना विवाद रहा है, जो मुख्य रूप से गंडक नदी के बहाव के फैलाव के कारण लिखो वहाँ गंडक, गंडक यूपी में बहती है, ऊपर से आती है नेपाल से। किस बड़े शहर के किनारे गंडक, देखो बोला भारत के, जीके का प्रश्न, लखनऊ तो नहीं था। गंडक नदी किसके किनारे, लखनऊ किसके है, देखो है ना। तो गंडक नदी के पानी को लेके भी झगड़ा है। शाबाश, आगे बोलो। ये जो सुस्ता ये एक छोटा सा इलाका है जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में आता है और भारत के बिहार राज्य तक फैला हुआ है। अच्छा, गंडक बिहार में होगी, पटना के पास है शायद गंडक। देखो ये देखो बेटा, तराई ये होता है, जो बच्चे देख रहे हैं इसको बोलते हैं तराई। ये वाला इलाका नीचे का प्लेन इलाका, समझ रहे हैं आप। तराई क्या है, पहाड़, जब बड़े बड़े पहाड़ खत्म होते हैं आओ, उसके नीचे एकदम से प्लेन इलाका लग जाता है, उसको बोलते हैं तराई। समझ गया, तराई का इलाका। तराई एक ज्योग्राफिकल प्लेन इलाका होता है, तो उस तराई के साथ हमारी सीमा लगती है, उसके साथ। तो वहाँ का झगड़ा बता रहे हैं मैडम, शाबाश। तराई के साथ क्या होता है कि जो गंडक नदी है इसका फैलाव बढ़ जाता है और इसका जो इस नदी का जो रास्ता है वो बदल गया है, जिससे नेपाल का हिस्सा तथा भारत का हिस्सा असमंजस में पड़ गया। नेपाल का दावा है कि नदी के पुराने बहाव के अनुसार अगर देखा जाए तो ये उसका क्षेत्र है, जबकि भारत इसे बिहार का हिस्सा मानता है। इस तरह प्राकृतिक कारणों नदी के बहाव ने सीमा विवाद को जन्म दिया। घटनाक्रम की बात करें तो इस विवाद का जो इतिहास है कई दशक पुराना रहा है। 1950 और 1960 के दशक में ये मुद्दा उतना गंभीर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो स्थानीय किसानों और प्रशासन के बीच इस मुद्दे को लेकर मतभेद बढ़ने लग जाते हैं। दोनों देशों के अधिकारी बार बार सीमा सर्वेक्षण और नक्शे को लेकर बहस करते हैं। 1980 और 1990 के दशक में इस विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया। नेपालियों का आरोप था कि भारत ने सीमाओं का उल्लंघन किया है और कुछ जमीन अपने अधिकार में ले ली है। भारत का कहना था कि ये इलाका नदी के फैलाव के कारण प्राकृतिक रूप से भारत की सीमा में शामिल है। अच्छा, नदी ने रास्ता बदल दिया, शाबाश। इसके प्रभाव की बात करें तो सुस्ता नदी विवाद ने दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा किया। नेपालियों ने उनमें ये भावना विकसित हुई कि भारत उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, जबकि भारत इसे सीमा प्राकृतिक बदलाव का परिणाम मानता है। इस कारण स्थानीय स्तर पर किसानों और निवासियों के बीच भी कई बार इस मुद्दे को लेकर बहस होती है। अब हम बात करते हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट की। रिवर वाटर डिस्प्यूट, शाबाश। पहला है कोसी और गंडक जल विवाद। भारत और नेपाल के बीच जल विवाद भी लंबे समय से चले आ रहे हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कोसी नदी और गंडक नदी। लिख लो बेटा, नाम लिख लो, कोसी और गंडक नदी। गंडक ये दोनों बिहार में लग रही है मुझे मैडम की बातों से। कोसी को तो वैसे भी बिहार का शोक बोलते हैं, ठीक है। कोसी नदी और गंडक नदी विवाद, ठीक है, शाबाश। बोलो बेटा, बताओ, शाबाश, बहुत सुंदर बता रहे देखो। कोसी नदी और गंडक नदी के प्रोजेक्ट। कोसी नदी और जो गंडक नदी है नेपाल से निकलती है और भारत के बिहार राज्य में बहती है। दोनों देशों ने इन नदियों पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए परियोजनाएं शुरू की, लेकिन पानी के वितरण और लाभ को लेकर इनमें मतभेद बने रहे। नेपाल का मानना था कि जो भारत है वो नदियों का ज्यादा पानी लेता है और नेपाल को इसका न्यूनतम लाभ मिलता है। वहीं भारत का कहना है कि इन परियोजनाओं से नेपाल को भी फायदा होता है, लेकिन तकनीकी कानून से जो इसका नियंत्रण है वो भारत के हाथ में है। अब हम बात करते हैं कोसी नदी विवाद। 1954 में भारत और नेपाल के बीच कोसी समझौता होता है, जिसे बाद में 1966 में संशोधित किया जाता है। इस समझौते के तहत भारत ने जो नेपाल में कोसी नदी है उस पर डैम और बैराज बनाए ताकि बिहार में जो बाढ़ आती है उसको आने से रोका जा सके और सिंचाई सुविधा मिल सके। लेकिन नेपालियों का आरोप था कि इस परियोजना से ज्यादा फायदा भारत को हो रहा है। 2008 में जो कोसी नदी है उस पर जो बांध बनाया गया था उस पर भारी नुकसान होता है, जिसके कारण क्या होता है कि नेपाल और भारत दोनों में बाढ़ आ जाती है और जो नेपाल के लोग हैं इसका दोष भारतीय जो इंजीनियरिंग कार्य है उन पर देते हैं। जैसे क्या हो रहा है देखो, जो सैंज वगैरह में डैम लगे हैं, जब ये फटते तो नुकसान पड़ता है ना, तो डैम से कुछ डैमेज तो होता ही है ना, तो ये झगड़ा हमारे बीच में याद रखना। शाबाश, और बोलो। अब हम बात करते हैं गंडक नदी विवाद। 1959 में भारत और नेपाल के बीच गंडक समझौता हुआ। इसका मकसद था कि सिंचाई और बिजली उत्पादन था। नेपालियों का आरोप था कि भारत गंडक का पानी अधिक लेता है और नेपाल को अपेक्षित लाभ होता है। इसके कारण नेपाल में समझौते को लेकर कई राजनीतिक बहसें और विरोध हुई। फिर इसके बाद है महाकाली नदी और अन्य परियोजनाएं। लिखो बेटा, ये नाम भी लिखो, महाकाली नदी। अब जो समझदार बच्चे हैं जो कष्ट करना चाहते हैं, देखो कौन सी नदी कहाँ मैप में मिलेगी, है ना। महाकाली नदी, इसको लेके भी झगड़ा है, महाकाली नदी। ओके, शाबाश। 90s
1996 में भारत और नेपाल ने महाकाली बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर समझौता किया। ये परियोजना सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण के लिए थी, लेकिन 20 साल के बाद भी इस परियोजना को शुरू नहीं किया जाता है, क्योंकि नेपाल को लगता है कि अगर ये परियोजना शुरू हो जाती है तो भारत इस परियोजना से ज्यादा लाभ लेगा। इसके कारण भारत ने सप्तकोशी और सुनकोशी परियोजनाओं पर भी काम करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नेपाल ने पर्यावरणीय और सामाजिक कारणों से विरोध किया। अब इसके प्रभाव की बात करें तो इन जल विवादों ने भारत और नेपाल के संबंधों पर गहरा असर डाला। नेपाल में ये भावना बनी कि भारत जो उसके प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग कर रहा है। भारत का कहना है कि परियोजनाओं से दोनों को फायदा होता है। अब हम बात करते हैं 2015 की नाकाबंदी और व्यापार विवाद। शाबाश, लिखूंगा बेटा। 2015 की ब्लॉकेट। 2015 में क्या हुआ था याद करो। नेपाल का संविधान बन गया था नया वाला और लागू हुआ था, और उसमें मधेश लोगों को उनका हक नहीं मिला था, जो बाउंड्री पे रहते हैं भारत से ज़्यादा जुड़े हुए। तो उस टाइम ब्लॉकेट हुई थी वहाँ पर, है ना, उसके बता रहे हैं मैडम। 2015 की नाकाबंदी, नेपाल का नया संविधान बन करके, वर्तमान संविधान बन करके तैयार हुआ था। शाबाश बच्चे, बताओ जरा। गुड। 2015 में भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ी विवादित घटनाओं में एक थी नेपाल पर भारत की अनौपचारिक नाकाबंदी। इस विवाद की पृष्ठभूमि जब नेपाल का संविधान लागू होता है तो उसके बाद होता है, जिसे नेपाल की सरकार ने अगस्त 2015 में लागू किया था। जब नया संविधान लागू होता है तो उसमें क्या होता है, जो मधेशी कम्युनिटी थी उसको राजनीतिक आर्थिक रूप से उसको उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, और भारत उसके अधिकारों की मांग करता है। इसके घटनाक्रम की बात करें तो नया संविधान लागू होने के बाद ही भारत ने सीमा पर आपूर्ति को धीमा कर दिया। इस दौरान नेपाल में तेल, गैस, पेट्रोलियम या फिर डिजिटल और खाद्य सामग्री की भारी कमी हो गई। नेपाल ने इसे भारत की अनौपचारिक नाकाबंदी कहा। इसके विरोध में नेपाल के द्वारा कई विरोध प्रदर्शन भी किए गए। नेपाल के द्वारा ये दावा किया जाता है कि भारत ने उसका संप्रभु अधिकार और आंतरिक मामलों में दखल दिया है। भारत ने कहा कि ये नाकाबंदी नहीं है और ये सुरक्षा और स्थानीय विरोधों के कारण आपूर्ति में देरी हुई है। इसके प्रभाव की बात करें तो इस नाकाबंदी का असर नेपाल की जो आम जनता थी उस पर भारी पड़ा। पेट्रोल, डीजल की कमी के कारण उद्योग, परिवहन और रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हुआ। नेपाल में भारत विरोधी भावना बढ़ी और मीडिया में भारत का पर यह आरोप लगाया जाने लगा कि उसने नेपाल की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन किया है। इसके कारण भारत नेपाल संबंध तनावपूर्ण हो गए। अगर इसके समाधान और वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस विवाद का जो तत्काल समाधान तब होता है जब दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते हैं और भारत और नेपाल ने व्यापार पर आपूर्ति बहाल की और धीरे धीरे तेल, गैस और खाद्य सामग्री की कमी समाप्त हुई। अब हम बात करते हैं 1950 की शांति और मित्रता संधि विवाद। 1950 में क्या होता है कि भारत और नेपाल के बीच एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। शाबाश, लिख दो इसको, ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है हमारा। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती और शांति और दोस्ती की संधि। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इसको पढ़ के देखो नेट में, क्यों नेपाल इससे नाराज है या खुश है, तो आपको समझ आएगी बात। शाबाश। 2050 में भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि हुई। इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना। संधि के तहत भारत और नेपाल ने सीमा पार करने वाले जो नागरिक हैं उनको व्यापार, रक्षा सहयोग अधिकार तय किए। इस संधि के अनुसार दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देशों में जाकर रह सकते थे, नौकरी कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि ये संधि विवाद का कारण बन जाती है। नेपालियों का ये आरोप था कि ये संधि असमान है और भारत के पक्ष में ज़्यादा लाभकारी है। उन्हें लगता था कि भारत ने अपनी शक्ति के बल पर नेपाल पर ज़्यादा प्रभाव बनाया और जो नेपाल की संप्रभुता है उसको सीमित कर दिया। इस 1950 की जो संधि है इस पर विवाद खासकर सीमा नियंत्रण को लेकर, व्यापार और नागरिक अधिकार को लेकर शुरू हुआ। नेपाल का कहना था कि भारत का नियंत्रण और हस्तक्षेप बढ़ गया है, नेपाल की स्वतंत्र नीति प्रभावित हो रही है। उदाहरण के लिए दोनों देशों के नागरिकों के लिए सीमा पार रोजगार और व्यापार की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर मतभेद आए। नेपालियों ने महसूस किया कि भारत ने इस संधि के माध्यम से नेपाल में राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं मधेशी समस्या, जो कि मतलब भारत और नेपाल के लिए एक विवाद का कारण। अच्छा, एक मिनट मैं थोड़ा सा ऐड करूँ। जो आपने संधि बताई, उस संधि में जितना मुझे भी थोड़ा नॉलेज है उसमें ये लिखा है
कि भाई जब नेपाल ने कोई हथियार लेने होंगे या कोई ऐसी डिफेंस का काम करना होगा तो उसको इंडिया से पूछना पड़ेगा, पर इंडिया के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो संधि है ना, असल में ये जो अंग्रेज ने संधि की थी नेपाल के साथ उसका नया वर्जन है। तो उनका ये मानना है ये एक तरह की अंग्रेज की ही नीति भारत हमारे साथ चला रहा है, हमें बराबर नहीं ट्रीट कर रहा। दूसरा आपको पता होगा नेपाली वो लोग हैं जो कि भारत में आराम से आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, है ना, और नागरिक भी हमारी सेना में भी जाते हैं। तो नेपाल से बड़े हमारे खास रिश्ते, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी कुछ विवाद के, है ना, कारण है। शाबाश बेटा, आगे बोलो। अब हम बात करते हैं मधेसी समस्या की। जो मधेसी है ये नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाली एक कम्युनिटी है। हाँ। अब हम बात करें अगर नेपाल की ज्योग्राफी की, तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि चारों ओर भूमि से घिरा हुआ। ये एक बफर स्टेट है जो दो बड़े देशों के बीच स्थित होता है, उसे बफर स्टेट कहते हैं। हाँ। नेपाल 3 हिस्सों में बटा है। पहला है हिमालयन रीजन, दूसरा है हिल्स, तीसरा है प्लेन्स जिसको तराई भी कहा जाता है। हिमालयन रीजन जहाँ हिमालय और पहाड़ी लोग रहते हैं, और जो हिल्स है वहाँ काठमांडू जैसे शहर आते हैं। मतलब बोले तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे जो होता है, लाहौल जैसे ऊंचे ऊंचे, कभी देखो नेपाल बड़ा सुंदर है। बीच में आते थोड़े शिमला टाइप लो हाइट के हमारी तरह, काठमांडू वैली सबसे अभी, और नीचे को जो ये तराई का इलाका है यहाँ आते हैं ये मधीस लोग, है ना। शाबाश बेटा। जो प्लेन्स और तराई ये भारत तक फैला हुआ एक मैदानी इलाका है। नेपाल का तराई मैदानी इलाका जिसे मधेश कहा जाता है, भारत की सीमा तक फैला हुआ है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको मधेशी कहा जाता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं मधेशी, ये हिंदी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली जैसी भाषाएं बोलते हैं। और इनका जो पहनावा और उनके खान पान की बात करें तो उत्तर भारत से मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार और उत्तर प्रदेश से। नेपाल के जो पहाड़ी कम्युनिटी की तुलना में जो मधेशी थे उनको लंबे समय से राजनीतिक हो चाहे सामाजिक या आर्थिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, ये उपेक्षित रहे थे। रुको इसको ऐसे लेते, पहाड़ी पता कैसे हमारी तरह है, गोरखे समझते आप, मतलब उनके जो कल्चर है, कुछ कुछ जो खश है ना पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड, अपने हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान बन गए आज, वो भी खश थे ना, पहाड़ी है, उस तरह के वो काठमांडू वैली में जो बंदे हैं, समझे आप, खश। तो वो उन काली चमड़ी वालों को थोड़ा सा, और ये यूपी बिहार के लोगों को, समझ रहे आप सोच क्या है उनकी, ये थोड़े इंडियन नीचे वाले टाइप के लोग हैं, है ना। तो वो वाली सोच भी है थोड़ी वहाँ की, भाई तुम थोड़े से क्या है हमसे इनफीरियर है, हम थोड़े प्योर वो है। आगे चलो, शाबाश। इसी उपेक्षा के कारण क्या होता है, जो मधेसी समस्या है वो उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। नेपाल का इतिहास ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से जुड़ा रहा है। गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया। लिखो वहाँ, गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह। गोरखा एक डिस्ट्रिक्ट है, और गोरखनाथ को मानते हैं और गाय की रक्षा करते थे, गाय को मारेंगे तो आपको मार देंगे, तो गोरक्ष से गोरखा ऐसे बनाए। गोरखा एक जिला भी है वहाँ, देखना तो अभी पढ़ा। तो सारे नेपाली गोरखे नहीं होते, पर गोरखा एक वहाँ की मार्शल कौन रही है। शाबाश बेटा। ने एकीकरण किया और सत्ता का केंद्र हमेशा पहाड़ों में रखा। सेना हो चाहे प्रशासन, शिक्षा और राजनीति, सब कुछ पहाड़ों से ही नियंत्रित होता था। तराई जो मधेश के क्षेत्र जो कृषि और व्यापार से समृद्ध था, ये राज्य के लिए सिर्फ संसाधन देने वाला क्षेत्र समझा जाता था। और जो नागरिकता का संकट भी इसी दौर से शुरू होता है। तराई के लोगों को अक्सर असली नेपाली मानने से इनकार किया गया। उन्हें नागरिकता पत्र मिलने में कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से वो उन्हें नौकरियां हो गई, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी से हमेशा वंचित रह जाते थे। अब हम बात करते हैं कि मधेसी जो समस्या है इसके उत्पन्न होने के कारण क्या थे। पहला तो था नागरिकता का संकट। नेपाल में जो कानून बनाए गए थे वो इतने सख्त थे, मतलब जिसके कारण नेपाल में रहने वाले जो मधेसी थे बहुत पीढ़ियों से रह रहे थे, उनके लिए भी नागरिकता पत्र लेना मुश्किल था। जैसे मैं बताऊँ आपको, ये 2015 का संविधान में बेटा मधेसियों ने क्यों विरोध किया उसका, उसमें एक शर्त ये भी थी, कोई नेपाल की लड़की अगर हिमाचल शादी करेगी या भारत शादी करेगी तो उसके बच्चे नेपाली नहीं बनेंगे, नागरिकता नहीं मिलेगी। और मधेश की बहुत सी लड़कियां शादी यूपी बिहार में करती थी, तो उनको लगा ये जानबूझ के हम पे टारगेट हुआ है। हमारे यहाँ कितनी शादी होती काठमांडू से, कल्चर थोड़े मिलते, कम होती है ना, दूर है ना काठमांडू, पर उनकी तो बहुत होती है बेचारों की। तो उनको लगा ये हमको टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारी बेटियाँ यहाँ से क्या हो जाए बाहर। तो ये मधेश को लगा है ये हमारे खिलाफ है, और सीटें बढ़नी थी उनकी, इन्होंने उनकी सीटें कम कर दी। और क्या किया, वो थे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी बननी थी जहाँ मधेश की मेजोरिटी होनी थी, उन्होंने क्या किया, आधे डाल दिए और डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में, ताकि उनका कोई मेजोरिटी वाली डिस्ट्रिक्ट कम हो जाए। तो उनको लगा जानबूझ के 2015 के संविधान में हमारी पावर कम करने की क्या की गई है कोशिश, इससे चिड़े वो, समझ गया। आगे बोलो, शाबाश। इससे क्या हुआ कि वो ना तो वोट दे सकते थे और ना ही सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते थे और ना ही संपत्ति रख सकते थे। दूसरा कारण था राजनीति में कम प्रतिनिधित्व।
प्रतिनिधित्व। नेपाल की संसद और सरकार में मधेशियों को उनकी आबादी के अनुसार कम प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगर आबादी के तौर पे देखा जाए तो 30 से 35% आबादी नेपाल में हाँ मधेशियों की है। मधेश की है। तीसरा कारण था सेना और प्रशासन उपेक्षा। नेपाल की सेना और जो उच्च प्रशासनिक पद थे उनमें भी मधेशियों की भागीदारी नाम मात्र बराबर थी। एक मिनट को बेटा, इसमें 2-3 लोग और जोड़ो, सिर्फ मधेश की बात नहीं है। एक लिखो थारू, लिखो थारू, थारू जनजाति, ये भी आदिवासी है प्लेन के थारू, चेक करना, ये भी थोड़े नाराज है। और एक और जनजाति, पहाड़ियों की जनजाति, वो गोरखेनी जनजाति है वो, और शेड्यूल कास्ट लिखो SC, जो कि नेपाल के काठमांडू में भी है शेड्यूल कास्ट के लोग। ये कई ऐसे वर्ग है जो ये महसूस करते हैं कि हमें ये जो वहाँ के जो ब्राह्मण और राजपूत जो वहाँ का जो मतलब एलीट है, हमें खुदा लाइन लगाता है। पर मधेश की समस्या ये दिखने में अलग दिखते हैं और है भी एक जगह तो ज़्यादा ही नजर आते हैं, समझ रहे आप। पर वहाँ कई नाराज है, ऐसा नहीं कि एक ही नाराज है। आगे बोलो, शाबाश। चौथा जो कारण था वो था सांस्कृतिक और भाषा की अनदेखी। जो मधेश थे वो भोजपुरी, अवधी जैसी भाषाएं बोलते थे जिनको लंबे समय तक आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली थी। शाबाश। पांचवा जो कारण था विदेशी समझा जाना। जो पहाड़ी समाज था वहाँ का, उनमें ये धारणा बन चुकी थी कि जो मधेशी लोग हैं वो भारत के हैं, इसलिए उनकी जो निष्ठा है वो नेपाल में नहीं है। पांचवा जो छठा कारण था वो था संविधान निर्माण। 2007 और 2015 में जब नेपाल में नए संविधान बनाए गए तो इनमें जो मधेशियों की मांगे थी उनको अनदेखा किया जाता है। लोकतंत्र और मधेशी आंदोलन की शुरुआत 1950 के बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापित करने की कोशिशें की गई, लेकिन मधेशियों की स्थिति जैसी थी वैसी ही रही। भारत नेपाल 1950 संधि में मधेशियों की स्थिति और भी जटिल बन गई। भारत के नागरिक इस संधि के तहत आसानी से नेपाल में बस सकते थे। जो पहाड़ी शासक थे उनको डर था कि जो तराई भारतीयों से भर जाएगा और नेपाल की जो राष्ट्रीय पहचान है वो खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा देखो, यहाँ देखो, अब थोड़ा एक बार जरा उनके एंगल से सोच के देखो, पहाड़ियों के एंगल से ना। हम तो इंडियन सोच रहे ना कि अरे सारे नीचे यूपी बिहार से आते जाएंगे, धीरे धीरे नेपाल में ज़्यादा यही हो जाने। उनको भी एक खौफ था ना, जैसे भारत को बांग्लादेश से डर नहीं लगता, वही बॉर्डर है ना ये तो सारे आते जाएंगे ऊपर काम करने, और धीरे धीरे हमारा नेपाल है और हम यहाँ क्या हो जाएंगे कम। ये जो फियर था उनका, मतलब समझ रहे हैं आप उनके एंगल से, जो पहाड़ी है उनका एंगल ये है। आगे बोलो, शाबाश। नतीजा ये हुआ कि असली नेपाली मधेशियों को भी भारतीय मानकर उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, और इससे क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाते हैं। 1960 में राजा, एक मिनट रुको, ये बात किसने बोली सबसे पहले? सैमुअल हंटिंगटन या और कई विद्वानों ने। कंपैरेटिव पढ़ते हैं आप, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कई तरह की क्राइसिस। एक होती है आइडेंटिटी क्राइसिस, हम हैं कौन, सबसे पहला क्राइसिस होता है ये। अगर किसी देश को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो झगड़े पड़ने ना फिर। आइडेंटिटी क्राइसिस, कितनी अच्छी बात बोली। आगे बोलो, शाबाश। 1960 में राजा महेंद्र ने पंचायत व्यवस्था लागू की। इस दौरान मधेशियों पर राज्य का सीधा दमन हुआ। नागरिकता कानून जो 1964 में बना था, इसमें मधेशियों को नागरिकता मिलना बेहद कठिन था। ये वो दौर था जब मधेशियों को खुलेआम भारतीयों का एजेंट कहा जाता था। 2006 का जन आंदोलन, 2006 में जो नेपाल में राजशाही थी उसको खत्म करने के लिए एक जन आंदोलन चलता है। इसमें मधेशी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपने हक के लिए वो लड़ते हैं। पहला जो मधेशी मूवमेंट है 2007 में शुरू होता है। 2007 में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। इस आंदोलन की जो मधेशियों के द्वारा इस आंदोलन के द्वारा मांगे की जाती है, पहला तो था उनकी मांग थी कि संविधान और चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें संसद, कैबिनेट और न्यायपालिका और सेना में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नेपाल सरकार ने नागरिकता देने के लिए जो कड़े नियम बनाए थे उनमें भी थोड़ी सी उनको आसानी से मतलब नागरिकता मिलनी चाहिए। खासकर जो मधेशी महिलाएं थी वो भारतीय नागरिक से शादी करती तो उनके बच्चों को नागरिकता नहीं दी, इसलिए उनकी मांगे थी कि नागरिकता कानून को सरल बनाया जाए और मधेशियों को भी नेपाल के पूर्ण नागरिक के रूप में अधिकार दिए जाए। और वो चाहते थे कि संघीय ढांचा, मधेशियों की मांग थी कि नेपाल को संघीय ढांचे में बदला जाए। वो चाहते थे कि जो तराई क्षेत्र है उसको एक अलग प्रांत बनाया जाए जहाँ उन्हें राजनीतिक स्वायत्तता मिले। उनका एक नारा था, वन मधेश वन प्रोविंस। अच्छा, सारे मधेशों का एक राज्य। और उनकी जो चौथी मांग थी वो थी आर्थिक और सामाजिक समानता। मधेशी समुदाय को चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सरकारी नौकरियों में बराबरी का अवसर नहीं मिला था, इसलिए उनकी मांग थी कि उन्हें रिजर्वेशन दी जानी चाहिए ताकि क्या हो, जो मुख्य धारा के लोग हैं उनके साथ वो भी विकास कर सके। अच्छा देखो, एक बात माननी पड़ेगी, अभी तक मधेशी अलगाववादी नहीं है। नेपाल के अंदर वो अपना हक चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नेपाल से अलग चाहते हैं। तो अभी तक तो सोच उनकी है कि हमें नेपाल के अंदर हमारा हक दो। शाबाश।
मधेसी लोग मुख्यतः हिंदी, भोजपुरी, मैथिली भाषाएं बोलते थे, लेकिन नेपाल ने केवल जो नेपाली भाषा उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। उनकी मांग थी कि उनकी जो भाषाएं उनको भी संविधान में मान्यता दी जानी चाहिए तथा नेपाली सेना और प्रशासनिक सेवाओं में भी मधेसियों को अवसर दिया जाना चाहिए। जो 2007 का आंदोलन था ये बहुत हिंसक हो जाता है और इसमें 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि सरकार ने मधेसियों को कुछ राइट दिया और इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कुछ व्यवस्था की। 2018 से 2015 के बीच संघर्ष, मधेसी दल राजनीति में कुछ हद तक सत्ता में भागीदारी पाते हैं और लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में उनकी मांगे फिर से नजरअंदाज। कुछ मैं ऐड करता हूँ, तो 2007 में जब झगड़ा हुआ ना, फिर भारत ने एक आंतरिक संविधान बनवाया, जो उन्होंने बोला इंटरनल, उसमें उनसे बनवाई गई मांगे मधेसियों की, भाई इनकी इच्छा पूरी करना, और मान गए, और माओवादी भी साथ थे। पर उसके बाद जब नया संविधान बनने लगा, फिर इन माओवादियों ने धोखा दिया उनको, जो माओवादी पार्टियाँ एक लेफ्ट पार्टियाँ, क्योंकि ये भी जाते हैं कि लीडर कहाँ से है, ऊपर से ही है, उन्होंने धोखा दे दिया। तो आज उन्होंने भी धोखा दे करके नया संविधान जो बनाया उसमें इनके हितों को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, साइडलाइन किया गया। बेटा 2015 का संविधान, नेपाल का नया संविधान 2015 में बना। ये संविधान एक तरफ ऐतिहासिक था क्योंकि इससे नेपाल हिंदू राजतंत्र से बदलकर धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य बना, लेकिन मधेसियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि संविधान ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। उनका ये कहना था कि जो बाउंड्री डिमार्केशन है उसको इस तरह से किया गया है कि मधेसियों का बहुमत किसी भी एक प्रांत में ना रहे। हाँ, बांटा गया उनको, इसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, इसको जेलीमेंडरिंग बोलते हैं पटना, इसको है ना, शाबाश बेटा। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। इसी असंतोष के कारण 2015 में नेपाल भारत सीमा पर मधेसियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। हाँ, वो जो ब्लॉकेड, जो मैडम बोल रही है, ब्लॉकेड शुरू की मधेसियों ने, हम तुम पहाड़ियों का रास्ता क्या कर देंगे, बंद, पर इंडिया ने उसको खुलाया नहीं, समझे आप। तो इनडायरेक्टली नेपाल ने आरोप लगाया, ये जो ब्लॉकेड हुई है ये किसने कराई, इंडिया ने, जबकि सड़कों पे कौन आए थे, उनके ही लोग, मधेसी लोग आए डंडे लेके, कि देखी जाएगी भाई, चाहे जान चली जाए, तुम अगर ऐसा हमारे साथ अन्याय कर रहे तो हम इसका विरोध करते हैं। पर उसने ब्लेम किस पे लगाया, इंडिया ने भड़काया है इनको, समझे आप, ऐसा। अब अगर बात करें भारत की इसमें क्या भूमिका थी, जो मधेसी मुद्दा है केवल भारत का आंतरिक मामला, नेपाल का आंतरिक मामला नहीं रहा। और नेपाल की खुली सीमा और सांस्कृतिक समानता के कारण भारत हमेशा जो मधेसी मुद्दा है उससे जुड़ा रहा। नेपाल के पहाड़ी नेताओं का आरोप था कि जो भारत जो मधेसी आंदोलन है उसको समर्थन करता है, जबकि भारत कहता है कि वो केवल जो मधेसी लोग हैं उनको उनके लिए न्यायपूर्ण अधिकारों की बात करता है। 2015 की नाकाबंदी के दौरान नेपाल ने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया, उसने मधेसी आंदोलन का समर्थन किया। इस वजह से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। अगर बात करें इसके समाधान और वर्तमान स्थिति की, नेपाल ने 7 प्रांत बनाए, जिनमें से एक प्रांत 2 जिसका नाम मधेश रखा गया। नेपाल सरकार ने मधेसियों के दबाव में संविधान में कुछ संशोधन किए, उन्हें नागरिकता देने के लिए थोड़ी आसान प्रक्रिया बनाई गई। आज भी जो मधेसी मुद्दा है ये पूरी तरह से सुलझा नहीं है। मधेसी समुदाय को कुछ हद तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन नागरिकता और प्रदेश की सीमाओं को लेकर आज भी इनमें असंतोष बना हुआ है। धन्यवाद। शाबाश, बजाओ ताली, बहुत बढ़िया।